नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 4 रखा है अल्कोहल फिनॉल ईथर का। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म की और उसमें अपन ने ऑक्सीकरण वाले सवाल देखे थे। ऑक्सीकरण देखा था, प्रबल ऑक्सीकारक क्या कर सकता है, माइल्ड ऑक्सीकारक क्या कर सकता है, स्पेशल प्रकार के ऑक्सीकारक क्या क्या कर सकते हैं। वो चीजें हमें ध्यान में रहनी पड़ेगी, है ना, उस चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और फिर एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोगों को मैं ए से बी से सी वाले सवाल जो करा रहा हूं वो मैं जस्ट इसलिए करा रहा हूं ताकि आपका पुराना रिवीजन होता रहे और आपको ये पता चलता रहे कि आपकी कमजोरी कहां पर आ रही है। ठीक है ना, आप उसको अदरवाइज मत लो, आप उसको उल्टा ले रहे हो कि हमसे बन नहीं रहे। देखो, बन नहीं रहे इससे मतलब मेरा इतना सही है कि आप पुराना रिवीजन करो, पुराना पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके माध्यम से पता चल रहा होगा कि कौन सी रिएक्शन जो है वो मुझे नहीं आती है, इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूं। वैसे समझ गए, इसीलिए तो पुराने पाप धोने के लिए तो कर रहे हैं। और मैं जनरली वही अभिक्रिया ए से बी से सी में लेता हूं जो एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है, समझ रहे हो आप। तो उन अभिक्रियाओं को तो आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है बेटा। ठीक है ना, तो ए से बी से सी वाले सवाल कराने का एकमात्र मकसद यही है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो नहीं बन रहा तो फिर मैं कराना बंद कर दूंगा, मेरे क्या जा रहा है, और आसान हो जाएगा मेरे लिए तो। ठीक है दोस्त, तो आज का हमारा लक्ष्य है फिनॉल के निर्माण की विधि और फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म पढ़ना। निर्माण की विधि तो खत्म हो जाएगी लेकिन रासायनिक गुणधर्म थोड़े ज्यादा है फिनॉल के और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जिस तरह से अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे उसी तरह से फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिनॉल के निर्माण की विधि में उतना दम नहीं है जितना फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म में, वहां से सवाल ज्यादा आते हैं। बात समझ रहे हो आप, वहां से सवाल ज्यादा आते हैं। वहां पे कुछ फेमस अभिक्रिया है जो हम लोग देखने वाले हैं, वहां से सवाल ज्यादा आते हैं। बात समझ गए। चलो, सबसे पहले हम लोग फिनॉल के निर्माण की विधि देखते हैं। फिनॉल के निर्माण की विधि, फिनॉल के निर्माण की विधि यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, अब फिनॉल के निर्माण की विधि भी बहुत सारे तरीके से संभव है, बहुत सारी हमने पहले पढ़ ली। आओ पुराने पाप फिर से धो लें। याद है आपको, एक मैंने पढ़ाया था डाउस प्रोसेस या डाउस प्रक्रिया करके पढ़ाया था। ठीक है, कहां पढ़ाया था? अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़ाया था। अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि अराइल हैलाइड के निर्माण की विधि या अराइल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म में से कुछ याद आ रहा है? एरिल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म SNEA, बेंजाइन वाली बात है, बेंजाइन क्रिया विधि लगती थी। तो यहां अभिक्रिया कैसे चलेगी दोस्त? यहां पर आपको दिया होगा हेलोबेंजीन यानी कि क्लोरोबेंजीन, और इसकी अभिक्रिया किससे करानी है दोस्त? इसकी अभिक्रिया करानी होती है NaOH 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 300 एटमॉस्फेरिक दाब पे 623 केल्विन पे। और उस केस में ये जो NaOH होगा ये लावा के रूप में होगा, मोल्टन बेस के रूप में होगा, लावा के रूप में, मोल्टन क्षार के रूप में होगा, मोल्टन बेस के रूप में होगा। और आपको यहां से क्या मिल जाएगा? फिनॉल मिल जाएगा। आपको यहां से क्या मिल जाएगा दोस्त? फिनॉल मिल जाएगा। ये SNEA क्रिया विधि से चलता था। SNEA का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन, देन एडिशन, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन, पहले विलोपन फिर योग करके। ठीक है, और इसी को बेंजाइन क्रिया विधि भी बोलते थे क्योंकि यहाँ पे मध्यवर्ती बेंजाइन बनता है। और मैंने यहाँ पे आपको ये भी बताया था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, साइन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ऐसी इतनी सारी बातें जब मैं करता हूं ना किसी क्रिया विधि के लिए, मैं आपको मैकेनिज्म क्यों बताता हूं पता है? ताकि एक माहौल बने, कहानी बने, उस कहानी के माध्यम से आपको अभिक्रिया याद हो जाए। इसीलिए तो मैकेनिज्म बताया जाता है उस कहानी के माध्यम से। अब मान लो मैं ये लिख के छोड़ दूं, कितना रट लोगे? कितना रट लोगे? नहीं रट पाओगे। लेकिन इसके बारे में मैं 2 4 5 बातें और करूंगा ना तो फिर ध्यान रह जाती है चीजें, तो फिर ध्यान रह जाती है। ठीक है, जब हम किसी से पहली बार मुलाकात करते हैं और पहली बार मुलाकात करने के बाद, समझना बात को, जब अपन किसी से पहली बार मुलाकात करते हैं और उससे जस्ट 1 मिनट की बात करते हैं, हाय हेलो करके फ्री कर देते हैं उसको, और फिर उससे कम से कम 2-3 साल बाद मिलते हैं तो पहचानने में नहीं आता। लेकिन वही अगर उससे अपन ने आधे पौना घंटा बात कर ली तो वो याद रहता है ना, उसकी बातें याद रहती है कि वो किस प्रकार की प्रजाति है। समझ गए? तो वही चीज है, इसलिए मैं आपसे इतनी बातें करता हूं, वरना तो क्या ही है। SNEA या बेंजाइन क्रिया विधि भी बोलते हैं इसको, SNEA या बेंजाइन क्रिया विधि। ठीक है, इंडस्ट्री में फिनॉल बनाने के तरीके हैं ये, है ना। फैक्ट्रियों में फिनॉल इस तरह से बनाया जाता है हेलोबेंजीन से। और आपको पता है कि ये जो क्लोरीन और बेंजीन है इसके बीच में यहाँ पे अनुनाद चल रहा है। अनुनाद चलने की वजह से यहाँ कार्बन और क्लोरीन के बीच में आंशिक द्विबंध होता है, इसीलिए इतना प्रबल क्षार ले रखा है,
इतना ज्यादा तापमान ले रखा है, इतना ज्यादा दाब ले रखा है, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में ये अभिक्रिया संभव करवा रहे हैं। यहां पर मैंने आपको ये भी बताया था कि SnEa जो है उसके लिए जरूरी चीजें क्या है, SnEa की परिस्थितियां क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि SnEa की परिस्थितियां होती है, हमें चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, हमें चाहिए बीटा हाइड्रोजन कम से कम एक, बीटा हाइड्रोजन कम से कम एक, और दूसरी क्या चाहिए, प्रबल क्षार। दूसरा क्या चाहिए, प्रबल क्षार चाहिए, जैसे NaOH हो गया, NaNH2 हो गया, इस तरह का प्रबल क्षार हमें चाहिए। SnEa की परिस्थितियां है। और फिर मैंने आपको यहां पर क्रियाविधि भी लिख के बताई थी कि क्यों इसको क्षार बोलते हैं, इसको नाभिक स्नेही समूह क्यों नहीं बोलते, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन निकलता है। दोस्त मैं आपको क्रियाविधि लिख के बता रहा हूं, फिर से आप ध्यान से देखना, ठीक है ना। आपका काम है ध्यान से देखने का, बस इतना सा आपका काम है। ये जो OH माइनस है ये H+ को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और जब कोई H+ को इलेक्ट्रॉन देता है तो वो नाभिक स्नेही समूह होता है कि क्षार होता है, क्षार होता है ना यार, वो क्षार होता है। तो OH माइनस ने H+ को इलेक्ट्रॉन दिए, यहां से निकला पानी, और पानी निकला है तो यहां बनेगा भैया ऋणात्मक आवेश। फिर ये ऋणात्मक आवेश जो है यहां पर पाइबंद बनाएगा और इस क्लोरीन को बाहर निकालेगा, फ्री करेगा। तो यहां से ये आपका धीमा पद होता है, स्लो स्टेप होता है, RDS होता है, दर को निर्धारित करने वाला पद होता है, जहां बनती है आपकी बेंजाइन, जो कि बहुत ज्यादा अस्थायी है और पलक झपकते ही खत्म होने की कोशिश में रहती है, पलक झपकते ही खत्म होने की कोशिश में रहती है। इसके ऊपर फिर आक्रमण होता है दोस्त NaOH का, NaOH में OH माइनस का। अब ये OH माइनस जो है बेटा, OH माइनस यहां पर आक्रमण करेगा तो ये पाइबंद यहां पर चला जाएगा। OH माइनस यहां करता तो यहां चला जाता है ना, एक जहां क्लोरीन लगा वहीं OH लग जाए तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और उसके बगल वाले पे लग जाए तो साइन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब आप देखो, अगर ये था अल्फा और ये था बीटा, अगर बीटा पे हाइड्रोजन नहीं होता तो रिएक्शन चालू ही नहीं हो पाती। खैर, जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, पाई पाई पाई, यहां पर लग गया OH और यहां आ गया ऋणायन। अंत में आप कुछ अम्ल की बूंदे डाल दो, और अम्ल की बूंदे डालने के बाद यहां पर आपको फिनॉल का निर्माण होते हुए नजर आ जाएगा। इस तरह से ये ऋणायन इसको H+ को ले लेगा। इस तरह से यहां पे क्रियाविधि चलती है। मैं आपसे कतई नहीं कह रहा कि आप क्रियाविधि ध्यान रखो, लेकिन इसके माध्यम से जब मैंने 4-5 बातें करी तो आपको ये रिएक्शन याद करने में आसानी होगी, ठीक है ना। अगर मैं सिर्फ रिएक्शन ये इसकी जगह लगा लो, ये कर लो, अरे यार याद ही नहीं रहेगी फिर, समझ रहे हो। तो थोड़ी बातें तो करनी पड़ेगी ना, थोड़ी बातें तो करनी पड़ेगी। छाप लो छाप लो छाप लो छाप लो छाप लो, चलो चलो छाप लो ना, लिख लो लिख लो, टिप लो टिप लो टिप लो। तो ये पहला तरीका था जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखा था, पोज करके छापना है बेटा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो भाई अगली अभिक्रिया देखते हैं, अगली अभिक्रिया देखते हैं किस तरह से हम लोग फिनॉल का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा मेथड है क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो में यहां पे यह है पेरोक्साइड पुनर्विन्यास, यानी कि अंग्रेजी में बोलूं तो क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड रीअरेंजमेंट। ये वाली अपन ने नहीं पढ़ी है तो ये इसको मैं पढ़ा देता हूं, ये वाली हम लोगों ने नहीं देखी है तो इसको पढ़ा देता हूं। एनसीईआरटी में दी हुई है, और एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें दी हुई है, इसके बारे में क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो सुन लेना आप ध्यान से, वो सुन लेना ना। सबसे पहले तो क्यूमीन क्या होता है वो सुनो। इसको बोलते हैं क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल समूह और बेंजीन, इसको बोलते हैं क्यूमीन, इसका नाम है क्यूमीन। और ये इंडस्ट्री में फिनॉल बनाने की सबसे बढ़िया क्रियाविधि है। इंडस्ट्री में जो फिनॉल बनाया जाता है इस अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूं, टेंशन लेने की कोई बात है ही नहीं यार। O2H के साथ पहले इसकी अभिक्रिया कराई जाती है, तो यहां पर एक मध्यवर्ती बनता है। और मैं इसको अलग से क्यों लिख रहा हूं, मैं सीधे उत्पाद क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि यह सवाल पूछा जा चुका है कि क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में मध्यवर्ती क्या बनता है, तो ये बनता है। मध्यवर्ती क्या बनता है, तो ये बनता है, ठीक है। ये इसका मध्यवर्ती है। इसके बाद इसमें क्या डाला जाता है, H+ हीट डाला जाता है,
और फाइनली ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, किसमें बदल जाता है, ये फिनॉल में बदल जाता है बेटा, और किसमें बदल जाता है, एसीटोन में। ये है आपका फिनॉल और साथ में क्या बना है, एसीटोन बना है। एसीटोन बना है ना, तो एसीटोन भी बेच देते हैं इंडस्ट्री वाले। एसीटोन होता है नेल पॉलिश रिमूवर। नेल पॉलिश लगाती है लड़कियां, आजकल तो सब लगा रहे हैं। नेल पॉलिश को हटाने का काम जो करता है वो एसीटोन करता है। तो एसीटोन भी मार्केट में बिक जाता है और इंडस्ट्री वाले वही चीज इस्तेमाल करते हैं जिसका साइड प्रोडक्ट भी वो बेच पाए। मतलब जो कचरा बन रहा है उसको भी अगर वो बेच पा रहे हैं तो वो इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया मेथड माना जाता है, क्योंकि उनको पैसे कमाने से मतलब है। तो क्यूमीन लिया था, क्यूमीन से हमने फिनॉल बनाया, साथ में एसीटोन बना। एसीटोन होता है नेल पॉलिश रिमूवर। O2HNu सेकंड पोजीशन पे H+ हीट, साथ में भी दे सकता है। पहले O2HNu फिर दूसरे में H+ हीट दे रखा है, तो आपको क्या मिलेगा, फिनॉल मिलेगा बनता हुआ। बीच में ये मध्यवर्ती बनता है, इसको लिखना जरूरी था क्योंकि ये पूछ लिया गया था सवाल, और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये ध्यान रखो। एनसीईआरटी में भी इसी तरह से दिया है, ये मध्यवर्ती बनता है, इस तरह से दिया है। इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड। ये हाइड्रोपरोक्साइड, परोक्साइड लिंकेज है ना, परोक्सी लिंकेज है, क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड। ठीक है, अब इसमें मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूं, और मैकेनिज्म में आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको ये पता चले कि कैसे कैसे चीजें चल रही होंगी, और थोड़ी देर तक बोलेंगे तो चीजें दिमाग में बैठेगी। क्या पुनर्विन्यास किस तरह से लग रहा होगा वो पता होना चाहिए ना आपको, बस आपको सुनना है, ध्यान से सुनना है, देखते चलना है मैं कर क्या रहा हूं। रिएक्शन तो आपकी यही है, क्या कर रहा हूं वो आप देखते चलो। ये है आपका फिनॉल, सॉरी क्यूमीन, ये है आपका क्यूमीन। ठीक है, ये आपका क्यूमीन है, और ये है आपका ऑक्सीजन, O डबल बॉन्ड O, और यहां पर इसके साथ दिया हुआ है सनलाइट, प्रकाश, ऊर्जा, फोटोन, जो भी मानना चाहो। ठीक है ना। अब हो क्या रहा है दोस्त, ये प्रकाश जो है यहां से ऊर्जा लेके आ रहा है और इस बंध को तोड़ रहा है, इसी तरह से यहां से भी इस बंध को तोड़ रहा है। और कैसे तोड़ रहा है, समांश विखंडन कर रहा है, विस्मांश नहीं कर रहा, समांश, क्योंकि बाहर से जो आ रहा है वो केवल ऊर्जा लेके आ रहा है, फोटोन आ रहा है, तो फोटोन हमेशा समांश विखंडन करता है। फोटो हेलोजिनेशन में भी हम लोगों ने ये बात करी थी। अब समांश विखंडन होगा तो यहां पर क्या बनेगा दोस्त, इससे O रेडिकल और O रेडिकल बनेगा, ऑक्सीजन पे मुक्त मूलक, ऑक्सीजन पे मुक्त मूलक। और यहां पर आप देखोगे तो इस कार्बन पे मुक्त मूलक और इस हाइड्रोजन पे मुक्त मूलक बनेगा। अब देखो मैं यहां एक अवस्था बना के दिखा रहा हूं आपको, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है समझना, बस आप समझने की कोशिश करा करो, है ना। नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो मजा ही आ जाए। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ये वाला मुक्त मूलक और हाइड्रोजन का मुक्त मूलक, उसके बीच में ये O2 चला गया, मुक्त मूलक, क्योंकि ये एक ऐसी प्रजाति है जो दुनिया की सबसे तबाही मचाने वाली प्रजाति होती है। ये मुक्त मूलक इस मुक्त मूलक से जुड़ेगा, ये मुक्त मूलक इस मुक्त मूलक से जुड़ेगा, क्या बनेगा, ध्यान से देखना, क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा OOH, इस तरह से बन जाएगा। क्या ये मध्यवर्ती बन गया, क्या ये मध्यवर्ती बन गया, देखो आप, क्या ये वाला मध्यवर्ती बन गया क्या, हाँ, तो बीच में ये मध्यवर्ती बनता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा दोस्त, इसके बाद क्या होगा, हमें दिया हुआ है H+, तो ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H+ को ले लेगा, और ले लेगा, क्या कर रहा है, सिंपली अम्ल क्षार अभिक्रिया, एसिड बेस अभिक्रिया कर रहा है ना। आप सुनते चलो बस, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सुनते चलो। यहां क्या बन गया, OHH, और यहां पर प्लस बन गया, क्योंकि OH उतना अच्छा निष्कासित समूह तो था नहीं, और यहां पर इस ऑक्सीजन का लोन पेयर और इस ऑक्सीजन के लोन पेयर में लग रहा था विकर्षण, और निकलना तो चाह रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि यहां पर OH इतना अच्छा निष्कासित समूह नहीं है, तो हमने उसको एक बढ़िया निष्कासित समूह बना लिया, OH2+। ठीक है, अब होगा क्या, ध्यान से सुनना। अब दी हुई है हमें हीट, और हीट की उपस्थिति में ये पानी जो है ना, ये जो पानी है ये यहां से निकलेगा। अब अगर ये पानी यहां से निकलेगा तो इस ऑक्सीजन पे आएगा धनायन। जब कार्बन पे धनायन अस्थायी होता है तो ऑक्सीजन पे तो भयंकर अस्थायी होगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा भयंकर खतरनाक तरीके से, अरे भैया क्या होगा ये मेरे साथ। क्या ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है, हाँ। क्या उस पर धनायन स्थायी होगा, नहीं। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे यह धनायन बनने वाला ही होगा, उससे पहले ही इनको पता चल जाएगा भैया ऑक्सीजन पे धनायन बनने वाला, रोक लो, नहीं तो विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। तो इनमें से यानी कि इस CH3 और फेनिल में से जो भी अच्छा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड रखेगा वो वहां से उठ के ऑक्सीजन पे चला जाएगा। और मैंने आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पढ़ा रखा है पुनर्विन्यास के दौरान कि किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बढ़िया होता है। तो इस फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बढ़िया है,
ये इस ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाता है, इस ऑक्सीजन पे धनायन नहीं बनने देता। कार्बन पे धनायन बन जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑक्सीजन पे नहीं बनेगा। तो ऑक्सीजन पे धनायन को बचाने के चक्कर में यहां बन जाता है कार्बन पे धनायन। अब सिचुएशन क्या हुई देखते चलो आप, क्या हुई, ये पानी निकल गया, अब बचा गया आइटम, देखो आप, ये बचा, ये बच गया, और यहां पर ये ऑक्सीजन पे पीएच चल गया। कमी कहां से हुई, यहां पर हुई, तो ये धनायन यहां आ गया। कमी कहां से हुई, यहां पर हुई, ये धनायन आ गया। मैं आपसे कतई नहीं कह रहा आपको याद करना है, लेकिन आप सुनते चलो, आपको समझ में तो आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। मैं आपसे नहीं कह रहा कि आपको इस मैकेनिज्म को, इस क्रियाविधि को याद करना है, लेकिन कैसे क्या चल रहा है, क्या वो समझ में आ रहा है कि हाँ वो चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब होगा क्या, अब होगा क्या दोस्त, अब यहां से आएगा पानी, और पानी करेगा इस कार्ब धनायन पे आक्रमण। अब पानी जैसे ही आक्रमण करेगा, यहां है OPH और यहां क्या लग जाएगा, OHH, और यहां प्लस लग जाएगा। अब इस ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, ये लोन पेयर क्या करेगा, इस H प्लस को लेगा, ये लोन पेयर क्या करेगा, इस H प्लस को लेगा। कैसे लेगा, अंतर आणविक अम्ल क्षार अभिक्रिया करेगा, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस, क्या बनेगा, OH, यहां पर PH और यहां पर OH। और आपको पता है कि कार्बन सिग्मा बंध से ज्यादा कार्बन द्विबंध ज्यादा बढ़िया होता है ना, कार्बन द्विबंध ऑक्सीजन। तो ये पीछे से आएगा, अब पीछे से आएगा तो कार्बन के अधिकतम कितने बंध हो सकते हैं, 4, तो यहां से ये बाहर निकल जाएगा, यहां से ये बाहर निकल जाएगा। अब आप देखो, एक जो बाहर निकला है वो है फिनॉल, पीएच क्यों लिखा था मैंने, समझ गए, इस पूरे को पीएच लिख सकता हूं ना। बाहर जो निकला वो फिनॉल है, और साथ में क्या बन गया, साथ में क्या बन गया दोस्त, OH प्लस बन गया। और हम किसी का कर्जा नहीं रखते, हमने H प्लस उधार लिया था, यहां बन जाएगा एसीटोन, ये रहा ना H प्लस उधार लिया था, वापस लौटा दिया, क्या बन गया, एसीटोन बन गया। तो फिनॉल बन गया, एसीटोन बन गया। इतना लंबी इसकी क्रियाविधि है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। बीच का मध्यवर्ती ये बनता है, कैसे कैसे क्या हो रहा है वो बताया। जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अच्छा होगा वो वाला समूह माइग्रेट करता है। ये बनाने के बाद आपको इन तीनों में से कौन से को लेके जाना है, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा अच्छा होगा। तो फेनिल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए वो माइग्रेट करके गया है। आप इसको छाप लो पूरा अच्छे से, कैसे बन रहा है। ऊपर की मेन तो हमारी कहानी ऊपर लिखी हुई है कि फिनॉल बनता है, एसीटोन बनता है, क्यूमीन से बनता है, वो याद होना चाहिए। इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्योंकि यहां पे परऑक्सी लिंकेज है। छाप लो, जिसको पढ़ना है वैसे पढ़ लो, जिसको ये नहीं जानना आगे बढ़ लो। भाई अपना तो सीधा है, लेकिन है ना, मतलब फालतू बातें मत करा करो बस, है ना। बस जिसको जैसा सीखना है वैसा सीख लो, जिसको चौड़ में सीखना है चौड़ में सीख लो, जिसको चौड़ में नहीं सीखना मत सीखो, वैसे सीख लो। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है सारी। चले भाई चले, चलो चलो आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्योंकि पोस्ट करके लिखना था। अगला मेथड देखो, अगला मेथड देखो, और कैसे हम लोग फिनॉल को बना सकते हैं। अगला मेथड देखो, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा फिनॉल का निर्माण, फिनॉल का निर्माण, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा फिनॉल का निर्माण। कैसे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल का निर्माण होता है। अब यहां पर रिएक्शन देखो, पहले तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कैसा बनता है वो देखो आप। ये बेंजीन है और इसकी अभिक्रिया देखो किसके साथ कराओगे, सांद्र H2SO4 के साथ। याद है आपको, सांद्र H2SO4 हीट के साथ कराते थे, तो क्या बनता था आपका, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता था। ये तो आपको मैंने हाइड्रोकार्बन में सिखा दिया था। ये बन गया आपका बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया दोस्तों किससे कराओगे, NaOH से कराओगे पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे आप जल डाल दोगे H3O+, तो ये बदल जाएगा फिनॉल में। किसमें बदल जाएगा, फिनॉल में। और यहां से SO3 गैस रवाना हो जाएगी, जो कि एक फ्यूमिंग गैस होती है। फिनॉल प्लस SO3 बन जाएगा। लेकिन SO3 जो बनेगा ना, SO3 की जगह मैं बताऊंगा आपको क्या बनेगा यहां पर, है ना। SO3 की जगह क्या बनेगा अभी बताता हूं, अभी वो मैकेनिज्म लिखेगा ना उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, छाप लिया। अब देखो हो क्या रहा है, देखो यहां तक की बात तो मैंने आपको बताई दी थी, यहां तक की बात तो आपको बताई दी थी मैंने, ठीक है ना। इसके आगे से मैं मैकेनिज्म लिखना चाह रहा हूं,
और इसके आगे से मैं कैसे मैकेनिज्म लिखूंगा, देखो ये है आपका SO3H, ठीक है। इसकी अभिक्रिया आप किससे कराओगे, NaOH से कराओगे। किससे कराओगे, NaOH से कराओगे। अब ये NaOH क्या करेगा, देखो इधर Na पर है प्लस, O पर है माइनस, यहाँ प्लस, सॉरी यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। OH माइनस इस H प्लस को लेगा, मतलब कौन सी अभिक्रिया, अम्लक्षार, एसिड बेस अभिक्रिया, अम्लक्षार अभिक्रिया है, ठीक है। क्या बनेगा, यहाँ बनेगा बेंजीन, एस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O माइनस और Na प्लस आ जाएगा ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, O माइनस और Na प्लस आ जाएगा। फिर इसकी अभिक्रिया किससे कराओगे, दोबारा से NaOH के साथ कराओगे बेटा। किससे कराओगे, दोबारा से NaOH के साथ कराओगे। अब ये दूसरा OH माइनस क्या करेगा, ये दूसरा OH माइनस जहां SO3 माइनस लगा हुआ है वहीं पे आक्रमण करेगा, और ये जो बचा हुआ SO3 माइनस Na प्लस और ये Na प्लस है ना, सुनना बहुत ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहा हूं, ये जो है ना पूरा का पूरा, भैया ये क्या हो गया, ये जो है ना पूरा का पूरा SO3 माइनस Na प्लस और ये वाला Na प्लस, ये सब इकट्ठा होके एक साथ निकल जाता है। SO3 माइनस Na प्लस और दूसरा वाला Na प्लस ये इकट्ठा होके सब एक साथ निकल जाता है, और यहां से क्या बनता है, बेंजीन पर तो लग जाएगा OH और यहां से बनेगा Na2SO3। क्या बनेगा, Na2SO3 बन जाएगा, ठीक है ना, Na2SO3 बन जाता है। यानी कि NaOH कितने चाहिए हमें, NaOH कितने चाहिए दोस्त, यहां पर 2 मोल NaOH के यूज होते हैं, 2 मोल NaOH के इस्तेमाल होते हैं। और यहीं पर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 की जगह ओलियम भी ले सकते हो, ओलियम के साथ भी तो अभिक्रिया कराई थी, H2S2O7 होता है, ओलियम भी ले सकते हो। हमने बाद में H3O+ क्यों दिया है, क्योंकि माध्यम क्षारीय है, तो ये जो OH है ये O- में बदल जाएगा, तो फिर उसमें अम्ल की बूंदें डालोगे तब फिनॉल मिलेगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, ये अभिक्रिया ध्यान रखनी है, SO3H हटाओ OH लगाओ, SO3H हटाओ OH लगाओ, NaOH और H2O या NaOH H3O+ की उपस्थिति में खत्म करो। मैं आपसे कतई नहीं कह रहा आपको क्रियाविधि याद रखनी, मैं आपसे बोल ही नहीं रहा कि क्रियाविधि याद रखो, मैं तो आपसे इतना सा बोल रहा हूं कि 2 मोल NaOH और पानी के साथ SO3H की जगह OH लग जाता है, इससे भी हम लोग फिनॉल बना सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलें आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और देखो और कैसे बना सकते हैं हम, चौथा तरीका, बेंजीन डाई एजोनियम लवण द्वारा, बेंजीन डाई एजोनियम लवण द्वारा, बेंजीन डाई एजोनियम लवण द्वारा फिनॉल का निर्माण, बेंजीन डाइजोनियम लवण द्वारा फिनॉल का निर्माण हम लोग कर सकते हैं, फिनॉल का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी बताए थे ना। बेंजीन डाइजोनियम लवण मैंने आपको बनाना सिखा दिया था, फिर भी आप देख लो कैसे बनता है। पहले मैं आपको बेंजीन डाइजोनियम लवण बनाना बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले आप लेते हैं एनिलीन, क्या लेते हैं, एनिलीन, NH2 वाला, ये होता है आपका एनिलीन। एनिलीन की अभिक्रिया आप किससे कराओगे दोस्त, एनिलीन की अभिक्रिया आप कराओगे NaNO2 प्लस HCl के साथ, NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे। कुछ याद आ रहा हो, पुराने पाप याद करो, सैंडमेयर अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, ठीक है। तो ये बन जाता है N2 प्लस, ये बन गया आपका बेंजीन डाइजोनियम लवण। N2 प्लस के साथ यहाँ बगल में Cl माइनस रहेगा, एक प्लस और एक Cl माइनस रहेगा, तो एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो वो लवण हो जाएगा। यह है आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, यानी कि बेंजीन डाइजोनियम लवण। इसकी अभिक्रिया आपको किससे करानी है, पानी से करानी बेटा, पानी हीट के साथ, H2O हीट के साथ कराओगे तो ये बदल जाएगा आपका फिनॉल में, और यहां से N2 गैस रवाना दुनिया की सबसे बढ़िया निष्कासित समूह है। इसकी क्रियाविधि बहुत ही आसान है, मैंने आपको पहले भी बता रखी है कि जब बेंजीन डाइजोनियम हो तो वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे सकता है। यहां पर एक नाभिक स्नेही समूह आके इस N2 की जगह पर लग जाएगा तो वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। यहां पर H2O है और ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो यहां आएगा और इस N2 को यहां से रवाना होना पड़ेगा। तो होगा क्या दोस्त, कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी। वैसे तो देखो तरीके से तो अगर मैं आपको मैकेनिज्म बताऊं ना, तो तरीके से तो मैकेनिज्म ये होगा कि यहां पाई 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 N ट्रिपल बॉन्ड N और यहां पर प्लस, यहां पर पानी का आक्रमण होगा
देखो आप जरा, ये पानी का आक्रमण यहाँ करेगा नाभिक स्नेह समूह, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, थोड़ी देर के लिए बेंजीन की एरोमेटिकता जाएगी, थोड़ी देर के लिए जाएगी। यहाँ बीच में ऐसी सिचुएशन बनेगी, यहाँ पर पाई, यहाँ पर पाई, यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर OH और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, इस तरह से OH2 प्लस जुड़ जाएगा। अब देखो वापस से बेंजीन को अपनी एरोमेटिकता तो चाहिए, नुकसान थोड़ी ना करेगा बेंजीन अपना, तो यहाँ ऋण आयन वापस पाई बंद बनाएगा। अब आप खुद बताओ N2 और पानी में ज्यादा अच्छा निष्कासित समूह कौन है? N2 अच्छा निष्कासित समूह है, तो N2 यहां से निकल जाएगा। अब यहां पर क्या प्रतिस्थापित हो गया दोस्त? यहां पर लग गया पाई पाई पाई, यहाँ OH और यहां पर धनायन। अब वो जो Cl माइनस है ना, वो जो Cl माइनस है, वो Cl माइनस क्या करेगा? जो बेंजीन डाइजोनियम लवण का Cl माइनस है ना, वो Cl माइनस इस H प्लस को लेगा, यहां से HCl बाहर, और यहां पर क्या बन गया दोस्त? पाई पाई पाई, और यहां OH लग गया। कहने का मतलब है N2 की जगह पर हमें OH लगाना था, N2 की जगह पर OH को प्रतिस्थापित करना था, और OH यहां पे क्या है? नाभिक स्नेह समूह, तो नाभिक स्नेह समूह का प्रतिस्थापन हुआ है। जल के साथ अभिक्रिया कराओ, बेंजीन डाइजोनियम की फिनॉल बना लो, जल के साथ अभिक्रिया कराओ, फिनॉल बना लो। तो अभी तक अपन ने 4 तरीके सीख लिए फिनॉल बनाने के, बताओ 4 तरीके सीख लिए ना? अरे भैया, एक है डाउस प्रोसेस, पहले से पढ़ा हुआ, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड आज पढ़ा, उसमें मध्यवर्ती इंपॉर्टेंट है। फिर अपन ने सांद्र H2SO4 के साथ, देख रहे हो, ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल था, उससे फिनॉल बनाया था, और फिर बेंजीन डाइजोनियम से हमने क्या बना लिया? फिनॉल बना लिया, बेंजीन डाइजोनियम से फिनॉल बना। और भी तरीके हैं फिनॉल बनाने के जो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको छाप लो पहले, आज थोड़ी सी तबीयत ढीली है, थोड़ा कोऑपरेट करके चलना। मौसम में बहुत ज्यादा आ रहा है बदलाव, लेकिन एनर्जी भरपूर है। तबीयत ढीली है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनर्जी भरपूर है। याद है आपको, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ भी हम लोग बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया जब आप O2 के साथ कराओगे, तो यहां से क्या बनेगा दोस्त? O2, और फिर बाद में आप दूसरे पद में कोई भी अम्ल की बूंद डाल देना, पानी डाल देना, क्योंकि ग्रिग्नार्ड को तो एक ही चीज से डर लगता है। किससे डर लगता है? पानी से डर लगता है। तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? फिनॉल की प्राप्ति हो जाएगी, फिनॉल की प्राप्ति। और कैसे बना सकते हो आप? और कैसे बना सकते हो बताओ? मान लो आपको यहां पर OH और यहां कार्बोक्सिलिक अम्ल डाल के दे दिया जाए, तो सोडा लाइम कर लो ना, सोडा लाइम कर लो, NaOH प्लस CaO हीट कर लो ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल गायब हो जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, फिनॉल की प्राप्ति हो जाएगी। मान लो आपको OH और यहां पर SO3H डाल के दे दिया जाए, तो इसकी अभिक्रिया आप किससे कराओगे? गर्म पानी से करा दो, गर्म पानी से करा दो, या तनु H2SO4 से करा दो, डाइल्यूट H2SO4 से करा दो, तनु H2SO4 से। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? फिनॉल की प्राप्ति हो जाएगी। किसकी प्राप्ति हो जाएगी? फिनॉल की प्राप्ति हो जाएगी। और देखो, और देखो ना, एक याद है आपको, बेंजीन की अभिक्रिया विशेष प्रकार के उससे कराते थे, उससे किससे? ऑक्सीकारकों से। याद है V2O5 250 डिग्री, V2O5 250 डिग्री सेल्सियस पे कराओगे, तो ये आपको क्या देगा? फिनॉल देगा। ये आपको क्या दे देता है? फिनॉल दे देता है, ठीक है। और इसी की अभिक्रिया आप Fe प्लस H2O2 से कराते हो, तो उसको बोलते हैं फेंटोन अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? फेंटोन अभिकर्मक बोलते हैं। और फेंटोन अभिकर्मक जो होता है ना, वो भी आपको फिनॉल दे देता है, वो भी आपको फिनॉल दे देता है। ऐसे ही Fe प्लस H2O2 बता दिया आपको, फेंटोन अभिकर्मक नाम होता है उसका, वो भी फिनॉल देता है। V2O5 250 डिग्री, वो भी फिनॉल देता है। V2O5 एक स्पेशल प्रकार का ऑक्सीकारक है। अगर 500 डिग्री होता तो फिनॉल नहीं देता, एनहाइड्राइड दे देता। 500 डिग्री होता तो फिनॉल नहीं देता, क्या दे देता? एनहाइड्राइड दे देता। समझ गए? इतने सारे तरीके से आप फिनॉल का निर्माण कर सकते हो, बात समझ गए? एक है डाउस प्रक्रिया, दूसरा है आपका, मैं वापस रिवाइज करा देता हूं, एक डाउस प्रक्रिया है, दूसरा है आपका क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड पुनर्विन्यास, ठीक है। तीसरा है आपका बेंजीन डाइजोनियम से पानी की अभिक्रिया करा के आप फिनॉल बना सकते हो। चौथा है आपका बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से NaOH, सेकेंड नंबर पर पानी डाल दोगे तो वहाँ से फिनॉल बना सकते हो। और फिर ये ग्रिग्नार्ड में
हाँ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा के फिनॉल बना सकते हो, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल हटा के फिनॉल बना सकते हो, सल्फोनिक अम्ल हटा के फिनॉल बना सकते हो, और बेंजीन की V2O5 250 डिग्री से फिनॉल बना सकते हो, बेंजीन की FeH2O2 के साथ फिनॉल बना सकते हो। ठीक है, ये सारे तरीके हैं फिनॉल बनाने के। ठीक है, लल्लू लल्लू से तरीके थे, कुछ नहीं है, रिएक्शन याद होगी तो आप बना ही लोगे। जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड में क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो मध्यवर्ती, और वो पुनर्विन्यास कैसे होगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अनुसार होगा। ठीक है, चले चले आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड, चले चले आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड ना। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म, फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म, और ये बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मैं मैकेनिज्म आपको इसलिए बताता हूं ताकि आप उसके बारे में ज़्यादा देर तक याद रख सके। किसके बारे में, रिएक्शन के बारे में। कोई पॉइंट आपको हिट कर जाए जिससे आपको रिएक्शन याद करने में मदद मिले। अभी मैं आपको रटाना चालू करूंगा, कोई मतलब नहीं है। जिसमें ट्रिक होती है वो मैं बता देता हूँ, जिसमें अब मैं क्या बताऊँ, ऐसा हटाओ वही चला गया, ऐसे ये ऐसी कोई ट्रिक है बनाऊंगा क्या, हद है यार, ऐसी कोई ट्रिकें नहीं होती हैं। सबसे पहली चीज तो हम लोग देखेंगे अम्लीय प्रकृति, एसिडिक नेचर देखेंगे। जिस तरह से हमने अल्कोहल का देखा था ना, वैसे इसका भी देख लेते हैं। अम्लीय प्रकृति यानी कि एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। फटाफट से इसको देख लेते हैं, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल को, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल को। जैसे हम लोगों ने यहां ले लिया फिनॉल, इस तरह से फिनॉल ले लिया। अब इस फिनॉल की अभिक्रिया करानी है, बहुत सारी अभिक्रिया करा सकते हैं। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7। इसकी अभिक्रिया सोडियम से कराओ, सोडियम हाइड्राइड से कराओ, NaNH2 से कराओ, RMgBr से कराओ, और NaOH से कराओ, NaHCO3 से कराओ, और किससे कराओ, RC ट्रिपल बॉन्ड CH से करा लो। इससे करा लो। ठीक है, आपको करना है, पढ़ा रखा है, अल्कोहल में पढ़ा दिया था, अब आपको करना है। अल्कोहल में पढ़ा दिया था ना, आपको करना है, रिवीजन चल रहा है तो आपको करना है। किसी की भी अम्लीय सामर्थ्य को चेक करना होता है तो मैंने आपको बता रखा है कि उसमें से H+ निकाल लो, उसका संयुग्म क्षार बनाओ, फिर उसके संयुग्म क्षार को चेक करो वो किस वजह से स्थायी है। और यहाँ पे O- का बेंजीन रिंग के साथ अनुनाद चल रहा है। यहाँ क्या चल रहा है बेटा, ऑक्सीजन से कार्बन अनुनाद चल रहा है। ऑक्सीजन से कार्बन क्या चल रहा है, अनुनाद चल रहा है। तो उसके हिसाब से करो। करके बताओ। पोज करके करना है ना। आपको बताइए, सोडियम तो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, वो एक इलेक्ट्रॉन इस H+ से टकराएगा। यहां पर एक तो बनेगा फिनॉक्साइड आयन Na+ के साथ, और आधी मोल हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। सक्रिय धातु परीक्षण में पढ़ाया था, अल्कोहल में पढ़ाया, फिर वापस यहाँ पढ़ा रहा हूँ। फिर यहाँ Na+ है, H- है, H- इस O- H+ में से H+ को लेगा, कौन सी अभिक्रिया, अम्ल क्षार अभिक्रिया, H- H+ को लेगा ना। यहाँ क्या बनेगा दोस्त, PHO- Na+, और हाइड्रोजन गैस रवाना हो जाएगी। यहाँ है Na+ NH2-, तो यहाँ क्या बन जाएगा, PHO- Na+ प्लस अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी, इस तरह से अमोनिया गैस। ठीक है, फिर यहाँ से R- है, तो यहाँ से क्या बनेगा दोस्त, PHO- Na+ RH बन जाएगा। भाई मैं तो कह रहा हूं ये H+ वो सब निकाल सकते हैं जो इससे कम अम्लीय होंगे, यही तो बात चलती है। और क्या चलती है, फिनॉल जिन से ज्यादा अम्लीय होगा उसके साथ अभिक्रिया दे देगा, जिससे ज्यादा अम्लीय नहीं होगा नहीं देगा।
अब बात करें NaOH की, तो Na+OH- तो यहां से बनेगा PHO- Na+ और पानी बनेगा, और पानी से तो ज्यादा ही एसिडिक होता है हमारा फिनॉल। फिनॉल जो है वो पानी से ज्यादा अम्लीय होता है, फिनॉल जो है वो पानी से ज्यादा अम्लीय होता है। फिर Na+SCO3-, अगर इसके साथ कराऊंगा तो क्या बनेगा, PHO- Na+, और साथ में बनेगा H2CO3। लेकिन H2CO3 जो है वो आपका ज्यादा प्रबल अम्ल है, तो ये अभिक्रिया नहीं हो पाएगी, तो इसको खूनी खंजर से काट दो, इसके साथ नहीं होगी, ये नहीं बन पाएगा। बात समझ गए? केवल इसके साथ नहीं होगी, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ फिनॉल जब अभिक्रिया देगा तो H2CO3 उससे प्रबल अम्ल है, तो अभिक्रिया पीछे चल जाएगी। ऐसे तो अपन ने सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण पढ़ा था, एक में बेंजोइक अम्ल लिया था, एक में अपन ने फिनॉल लिया था, दोनों में सोडियम बाइकार्बोनेट डाला था, जिसमें से CO2 उड़ी थी वो कौन सा था, बेंजोइक अम्ल था ना। इसके साथ बताओ क्या इसके साथ हो जाएगी? हाँ हो जाएगी ना इसके साथ। तो क्या बनेगा, PHO- Na+ प्लस RC∼CH। भाई मैं तो कह रहा हूं कि हर एक उस आइटम के साथ हो जाएगी जो फिनॉल से कम अम्लीय है। ठीक है, फिनॉल से कम अम्लीय है। अच्छा एक और लिख लो, बताओ उसके साथ हो जाएगी क्या, RO- Na+ के साथ हो जाएगी क्या, RO- Na+ के साथ? रोना के साथ हो जाएगी क्या, रोना के साथ, रोना के साथ हो जाएगी क्या? देखो भाई, अगर फिनॉल जो इससे बनने वाला उससे ज्यादा अम्लीय होगा तो हो जाएगी। उससे क्या बनने वाला है, देखो PHO- Na+ प्लस बनेगा दारू, अल्कोहल, और फिनॉल और दारू में से ज्यादा अम्लीय कौन है, फिनॉल है। दारू को तो लोग पी लेते हैं, फिनॉल को थोड़ा पीते हैं, मजाक कर। सिगरेट एवं शराब सेवन करना सबके लिए हानिकारक है, सबके लिए मतलब सारे फेफड़ों के लिए, लीवर के लिए, और सबके लिए हानिकारक है ना, पूरी शरीर के लिए हानिकारक है। फिनॉल जो है वो ज्यादा अम्लीय है अल्कोहल से, इसलिए अभिक्रिया आगे जा रही है ना। मैंने आपको बताया था अल्कोहल जो है वो, सारे प्रकार के अल्कोहल जो है वो फिनॉल से कम अम्लीय होते हैं, और एकमात्र अल्कोहल है मिथेनॉल जो पानी से ज्यादा अम्लीय होता है। पानी की बात कर रहा हूं, पानी की, है ना। तो ये फिनॉल की अम्लीय प्रकृति किसके साथ करेगा, किसके साथ नहीं करेगा, हमें हाँ के साथ ना भी पता होना चाहिए, ना केवल सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए, बाकी हाँ ही हाँ है, बाकी हाँ ही हाँ है, समझ गए? छाप लो। ये पहला फिनॉल का गुणधर्म था। चलें आगे। दूसरा है फिनॉल की ESR अभिक्रिया। फिनॉल की ESR अभिक्रिया, ESR अभिक्रिया मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिनॉल की ESR अभिक्रिया मतलब फिनॉल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब पहले तो फिनॉल की शक्ल देखो आप, ये जो है ऑक्सीजन का लोन पेयर, ये बेंजीन के साथ अनुनाद में है क्या? हाँ। क्या बनेगी संरचना आगे देखो, यहाँ पाई डबल बॉन्ड OH+ और यहाँ पे ऋणायन। फिर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऋणायन फिर से किस में है, अनुनाद में है। ठीक है, अगली संरचना क्या बनेगी देखो आप, यहाँ पाई यहाँ पे ऋणायन डबल बॉन्ड OH+। फिर यहाँ पर देखोगे तो फिर से ये अनुनाद में है। क्या बनेगी अगली अनुनाद संरचना, पाई यहाँ पर ऋणायन द्विबंध OH+, और ये ऋणायन फिर से क्या बनाएगा, ये ऋणायन यहाँ पाईबंध में और ये पाईबंध यहाँ पर, तो ये किस में बदल जाएगा दोस्त, ये बदल जाएगा आपका फिर से फिनॉल में। ठीक है, फिर से फिनॉल में। अब आप ध्यान से देखो कि जो आपका ऋणायन है वो कहाँ कहाँ आया है, ऑर्थो पे और पैरा पे आया है। यानी कि फिनॉल कैसा होता है, ऑर्थो पैरा निर्देशित। ये जो OH है उसका कौन सा प्रभाव है, +M। और कैसा होता है, ऑर्थो और पैरा निर्देशित होता है। क्यों, किसके लिए, किसके लिए ऑर्थो पैरा निर्देशित, इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह के लिए। जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, जो भिखारी है, वो कहाँ आके जुड़ना पसंद करेगा, जहां पे पैसा है, पैसा होगा। जहां
पैसा ही पैसा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ऑर्थो पे और पैरा पे, यानी कि ऑर्थो पैरा निर्देशित होगा प्लस एम, इसलिए। अब यहां पर दो प्रकार की बातें चलती है, एक होता है ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, और एक होता है अध्रुवीय विलायक। अध्रुवीय विलायक में तो यहां पर एक बार ही प्रतिस्थापन होता है, या तो ऑर्थो पे आइटम जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। लेकिन अगर ध्रुवीय प्रोटिक विलायक दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, तो ध्रुवीय प्रोटिक विलायक में होता क्या है दोस्त, ध्यान से देखना आप। ध्रुवीय प्रोटिक विलायक है, जैसे मान लो जल, तो जल के साथ ये फिनॉल, फिनॉल नहीं रहता, ये बन जाता है फिनॉक्साइड आयन, अम्ल क्षार अभिक्रिया हो जाएगी ना जल के साथ। अरे जल कम अम्लीय, फिनॉल ज्यादा अम्लीय, जल कम अम्लीय है, फिनॉल ज्यादा अम्लीय, तो यहां क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा और H3O+ बाहर निकल जाएगा। अब मेरी बात सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना दोस्त। अगर मैं आपसे पूछूं OH और मैं आपसे पूछूं O-, मैं आपसे प्लस M का क्रम पूछ रहा हूं सीधे सीधे, कि आपसे पूछा जाए OH और O- में से ज्यादा प्लस M किसका होता है, देने की क्षमता ज्यादा किसकी होगी, जल्दी बताओ। O- की ज्यादा होगी। अगर O- की ज्यादा है तो इस बेंजीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहे होंगे क्या OH की तुलना पे, हाँ। तो ज्यादा बढ़ने की वजह से ऑर्थो और पैरा सभी स्थितियां जो हैं वहां पे इलेक्ट्रोफाइल का प्रतिस्थापन हो जाएगा। ये जितनी भी ऑर्थो पैरा है ना, सब पे आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह प्रतिस्थापित हो जाएगा। लेकिन अगर OH दिया हो तो केवल ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा। कहने का मतलब यह है, अगर अध्रुवीय विलायक दे रखा हो, अब सुनना ध्यान से, अगर केवल अध्रुवीय विलायक दे रखा हो तो उत्पाद एकल प्रतिस्थापित, मोनो प्रतिस्थापित उत्पाद मिलेगा। और अगर ध्रुवीय विलायक दे रखा हो तो बहु प्रतिस्थापित उत्पाद मिलेगा, बहु प्रतिस्थापित उत्पाद प्राप्त होगा। ठीक है, यहां क्या होगा, सभी ऑर्थो एवं पैरा पर इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह लगेंगे। यहां क्या होगा, या तो ऑर्थो या पैरा पर लगेंगे, या तो ऑर्थो या पैरा पे लगेंगे। अध्रुवीय विलायक में फिनॉल की शक्ल फिनॉल ही होती है, लेकिन ध्रुवीय विलायक में फिनॉल की शक्ल PHO- हो जाती है। O- का प्लस M ज्यादा होने की वजह से सारी ऑर्थो पैरा भर जाएगी। अध्रुवीय विलायक में केवल ऑर्थो या पैरा होगी। लेकिन यह बात भी 100% सही नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगह पर ऐसा होगा तो मेरी बात को सपोर्ट मिल जाएगा, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। वो चीज मैंने यही समझा दिया आपको कि क्या चल रहा होगा, वो चीज मैंने यही समझा दी क्या चल रहा होगा। भाई ये तो क्लियर है ना कि भैया फिनॉल का लग रहा है प्लस M, OH का प्लस M लग रहा है, उसकी वजह से ऑर्थो पैरा पे ऋणात्मक आवेश आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल वहां जुड़ेगा। ये बात क्लियर है कि नहीं है, पहले ये बात क्लियर है। अब मैंने क्या किया, मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर ध्रुवीय प्रोटिक विलायक दे रखा है, जैसे जल दे रखा है, ये क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक है। ध्रुवीय विलायक की जगह भी आप क्या करो, इसको वो कर लो, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक कर लो, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक। तो ध्रुवीय प्रोटिक विलायक में इन दोनों की हो गई एसिड बेस अभिक्रिया, तो ये बन गया फिनॉक्साइड। अब OH और O-, भाई कोई भी उदासीन होना चाहता है प्रजाति स्थायी होने के लिए, तो इस पे ऋणात्मक आवेश है, तो ये ज्यादा प्लस M लगाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा। भर भर के ऑर्थो पैरा पे ऋणात्मक आवेश आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल जितने आण दो जितने इलेक्ट्रोफाइल आण दो, तो वो आण दो के चक्कर में सारे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ जाते हैं ऑर्थो पैरा पे। ये ऑर्थो पे लगवा लिया, जाना भाई ऑर्थो पे लग गया, ज्यादा लाड़ा में नहीं, पैरा पे लग गया, ज्यादा लाड़ा में नहीं, फ्री कर, एक जगह पे, समझ लो, ये वाली बात है, इतनी सी बात है। समझे बात को मेरी, छापो इसको बढ़िया से, है ना, समझ कर। चलें आगे। अब नेक्स्ट देखो आप,
सबसे पहला हमें यहां देखना है फिनॉल का नाइट्रेशन, फिनॉल का नाइट्रेशन, फिनॉल का नाइट्रेशन यानी कि नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। सबसे पहले हमें क्या देखना है, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का नाइट्रेशन। जैसे अपन नहीं पढ़ते थे क्या, बेंजीन का नाइट्रेशन पढ़ते थे, बेंजीन का अपन हेलोजिनीकरण करते थे, वैसे ही फिनॉल का करना है और कुछ नहीं करना है ना, समझ गए। अब फिनॉल का नाइट्रेशन सबसे पहले हम लोग कराएंगे डाइल्यूट HNO3 से। किससे कराएंगे, तनु HNO3 से, डाइल्यूट HNO3 से कराएंगे। तो यहां से हमें दो उत्पाद प्राप्त होंगे, एक होगा बेटा ऑर्थो वाला और एक होगा बेटा पैरा वाला। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनेगा और पैरा नाइट्रोफिनॉल। यह है आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और यह है आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल। एक आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है और एक आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल है। ये दो उत्पाद बनेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि जो HNO3 होता है वो आपको क्या इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह देता है, NO2 प्लस देता है। तो वो NO2 प्लस आपके ऑर्थो पे जुड़ सकता है या पैरा पे जुड़ सकता है, तनु HNO3 दिया हो तो, क्योंकि वहां से NO2 प्लस की जो क्वांटिटी आएगी वो कम आएगी। मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा है कि सर डाइल्यूट माध्यम है, हमें बेवकूफ बना रहे हो, एक NO2 लगा रहे हो, इतना बेवकूफ समझे हो क्या, डाइल्यूट दे रखा है, तनु दे रखा है, तो ये तो फिनॉक्साइड बन जाएगा। अरे लेकिन भैया डाइल्यूट HNO3 है, यानी कि HNO3 की मात्रा ही कम है, तो NO2 प्लस आएंगे ही कम। जब आएंगे कम, अबे भैया वो तो चाह रहा मेरे सब जगह जुड़ जाओ, लेकिन आइटम भी तो उतने होने चाहिए ना, इसलिए या तो ऑर्थो या पैरा। अब दो उत्पाद बने हैं, हमें तो चाहिए एक। मान लो हमें कोई ने बोल दिया, डिमांड कर दी ऑर्थो वाला दो, पैरा वाला नहीं चाहिए हमें। कोई बोले पैरा वाला दो, ऑर्थो वाला नहीं चाहिए, तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, इसका विभेदन कर सकते हैं। और इनका विभेदन कर सकते हैं क्वथनांक बिंदु से, आसवन द्वारा, डिस्टिलेशन से। अब यहां पर इनका वो कैसे कर सकते हैं, आप ध्यान से देखोगे NO2 की संरचना जो होती है ना, NO2 जो दिखता है वो कैसा दिखता है, O- डबल बॉन्ड O प्लस, ऐसा ही तो दिखता है। तो यहां वो चल रहा है क्या, वो चल रहा है क्या, बताओ, वो चल रहा है। यहां पर चल रहा है तुम्हारा हाइड्रोजन बंधन, यहां क्या हो रहा है दोस्त, हाइड्रोजन बंधन हो रहा है, जबकि यहां नहीं हो रहा। यहां हाइड्रोजन बंधन कौन सा हो रहा है, इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बंधन हो रहा है, जबकि यहां कौन सा हो रहा होगा, इंटरमोलिक्यूलर हो रहा होगा। कौन सा हो रहा होगा, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बंधन हो रहा होगा। ये क्या बात कर रहे हो गुरुजी, पल्ले ना पड़ रही, दिखा रहे भाई। अंतराण्विक तो मैंने आपको दिखाई दी कैसे होती है, अब मुझे क्या दिखानी है, इंटरमोलिक्यूलर वाली दिखानी है, वो कैसे होती है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है वो मुझे आपको सिखाना है। आप तो बस सीखते चलो। इस तरह से दो यौगिक बनाओ, एक में ऐसे बना लो और एक में ऐसे बना लो। अब चेक करो, ये देखो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर अगला होगा, फिर अगले से, फिर अगले से, ऐसे चलता रहेगा। एक यौगिक की दूसरे यौगिक के साथ अगर हाइड्रोजन बंधन हो रहा है तो वो इंटरमोलिक्यूलर होगा, और एक ही यौगिक में हो रहा है तो वो इंट्रामोलिक्यूलर होगा, अंतराण्विक और अंतराण्विक। अब एक चीज बताओ कि जो क्वथनांक बिंदु होता है या जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, आसवन होता है, वो क्या होता है, एक का दूसरे के साथ रिश्ते को तोड़ना। एक यौगिक का दूसरे यौगिक के साथ रिश्ते को तोड़ना मतलब लिक्विड को गैस में बदलना, द्रव को गैस में बदलना। एक का दूसरे के संबंध, एक का दूसरे के साथ संबंध आ रहा है, हाइड्रोजन बंधन से जुड़ा हुआ है, या खुद ही आपस में हाइड्रोजन बंधन कर रहा है, दूसरे के साथ करेगा ही नहीं। कौन से बंधन को तोड़ना आसान है, एक दूसरे के साथ, या इसका हाइड्रोजन बंधन किसी के साथ हो ही नहीं रहा, वो यहां पर जो कनेक्शन है वो हाइड्रोजन बंधन वाला एक का दूसरे के साथ, यहां पे हाइड्रोजन बंधन वाला एक के दूसरे के साथ नहीं है। तो ज्यादा क्वथनांक बिंदु किसका होगा, इसका ज्यादा होगा उसकी तुलना में, यानी कि पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है उसका क्वथनांक बिंदु ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से ज्यादा होगा। जो बॉइलिंग पॉइंट है ना क्वथनांक बिंदु, वो पैरा नाइट्रोफिनॉल का ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से ज्यादा होगा।
पैरा नाइट्रोफिनॉल का ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा होगा। ठीक है ना। हम इनको किससे, आंशिक आसवन से, स्टीम डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। ठीक है ना। वाष्प आसवन से हम इसे अलग कर सकते हैं बेटा, भाप आसवन से, है ना। भाप, स्टीम समझते हो ना, स्टीम भाप, और डिस्टिलेशन का मतलब आसवन, तो भाप आसवन से हम इन्हें अलग कर सकते हैं, ऑर्थो और पैरा को। भाई समझ रहे हो ना, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, एक यौगिक का दूसरे यौगिक के साथ क्या संबंध आ रहा है, एक का दूसरे के साथ, और उसमें जो आग देनी पड़ती है ना, यहां से जो आग देनी पड़ती है, इसका इसके साथ रिश्ता, तलाक कराना है अपने को, इस ए का इस ए से तलाक कराना है, तो बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी क्या, कोई भड़काएगा जब ही तो ऊर्जा कहां ज्यादा लगेगी, जब यहां एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बंधन होगा या एक के साथ ही, अरे एक का दूसरे के साथ, हमें तो एक के दूसरे के साथ संबंध तोड़ने हैं, एक का संबंध थोड़ी ना तोड़ना है। जब ये खुद करके बैठ गया तो दूसरे के साथ तो करेगा नहीं, लेकिन ये हाइड्रोजन बंधन एक का दूसरे के साथ चल रहा है, इसको तोड़ना भारी काम है। यानी कि पैरा नाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक बिंदु ज्यादा होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से। अब बात समझ में आ गई होगी, समझ गए। तो हम इनको अलग कर सकते हैं, पैरा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को। ठीक है बेटा, किससे अलग करेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन से। स्टीम डिस्टिलेशन बोले तो भाप आसवन से। मैं अंग्रेजी भी लिखता हूं, हिंदी भी लिखता हूं, ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना रहे, मुझे भी ना रहे। ठीक है बेटा, ये तनु HNO3 के साथ रिएक्शन थी फिनॉल की। क्या कराया अपन ने, हाइड्रोजन की जगह पर NO2 को प्रतिस्थापित कराया है, क्योंकि OH जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। OH जो है वो ऑर्थो पैरा निर्देशित करता है आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेह समूह को, क्योंकि उसका प्लस है, व्यवहार है। तो NO2 वहां जोड़ दूंगा, क्वांटिटी NO2 प्लस की कम थी इसलिए एक एक जुड़े। ठीक है बेटा, छाप लो। आज थोड़ा सा आपसे सपोर्ट चाहिए, तबीयत थोड़ी सी ढीली है, हो जाता है, मौसम में बदलाव है, चिड़चिड़ापन है, लेकिन एनर्जी में कोई कमी नहीं है, ऊर्जा में कोई कमी नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो फिनॉल का नाइट्रेशन अभी एक तरीके से कराया, बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, अभी देखते चलो आप। दूसरा तरीका देखो, इसी में अगर मैंने फिनॉल की अभिक्रिया किससे करा दी दोस्त, फिनॉल की अभिक्रिया मैंने करा दी कंसंट्रेटेड HNO3 से। अब की बार मैंने सांद्र HNO3 लिया है बेटा, सांद्र HNO3 हीट ले लिया, तो यहां जो बनेगा ना, यहां बनेगा OH और सारी जगह पे NO2 लग जाएगा, यहां पर सारी जगह पर NO2 लग जाएगा इस तरह से। लेकिन एक और बात बताऊं मैं आपको, पिछली क्लास में बताया था मैंने, सांद्र HNO3 जो होता है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, तो फिनॉल का ऑक्सीकरण करके इसको इसमें भी लेके जाएगा। और आपको पता है ये सिर्फ 2% बनता है, ये बनता है आपका 98%। इसको बोलते हैं पैरा बेंजोक्विनोन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और ये जो अंकल है ना 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसी को तो पिक्रिक अम्ल बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। बात समझ गए। अब यहां पर सांद्र HNO3 दे रखा, भर के आप NO2 प्लस यहां से ले सकते हो। वहां डाइल्यूट था, मात्रा कम थी, कंसंट्रेशन बढ़ा दी, मात्रा NO2 प्लस की ज्यादा है, तो ऑर्थो पैरा सब जगह पे जुड़ जाएगा। लेकिन एक पंगा है, पंगा क्या है, देखो बेंजीन का ऑक्सीकरण, अगर मैं सिर्फ बेंजीन बोलता तो बेंजीन का ऑक्सीकरण होना इतना आसान नहीं था, लेकिन बेंजीन पर लग गया OH, अब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया है। तो जब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है तो उसका ऑक्सीकरण करना ज्यादा आसान होता है। तो सांद्र HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक भी है, तो वो उसको उसमें भी बदलता है, उसमें भी बदलता है। अब मेरे पिक्रिक अम्ल की मात्रा कम आ रही है और मैं चाहता हूं कि मेरा पिक्रिक अम्ल भर के बने। भाई भर के तो वो बन रहा है, ये कम बन रहा है, और मुझे चाहिए कि ये वाला प्रोडक्ट मेरा भर के बने। उसका भी अपने पास जुगाड़ है, हम क्या कर रहे हैं, जुगाड़ खेल रहे हैं। अगर तनु HNO3 दिया है तो एक वाला बनेगा, ऑर्थो वाला या पैरा वाला, उसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर सांद्र HNO3 दिया है तो बन जाएगा, सारे ऑर्थो पैरा भर जाएंगे। लेकिन लफड़ा ये कि उत्पाद की जो मात्रा है वो कम हो गई, क्योंकि दूसरा उत्पाद साइड में बन गया। लेकिन मैं उसको बढ़ाना चाहता हूं, मेरे उत्पाद को, मतलब मैं पिक्रिक अम्ल को ज्यादा बनाना चाहता हूं, तो उसका भी जुगाड़ मेरे पास है। देखो मैं उसको ज्यादा कैसे बना सकता हूं, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। ये है आपका फिनॉल,
इसकी अभिक्रिया आप कराओगे सांद्र H2SO4 हीट के साथ। सबसे पहले हमें करना होता है इसका सल्फोनीकरण, और जब मैं इसका सल्फोनीकरण करूंगा ना तो दो जगह पर SO3H लग जाएंगे, ऑर्थो पर और पैरा पर। दो बार सल्फोनीकरण होगा, ऑर्थो पर भी लगेगा और पैरा पे भी लगेगा। ऑर्थो पे लगेगा, पैरा पे लगेगा। तीसरा SO3H इसलिए नहीं लगता क्योंकि यहां पर फिर भीड़ ज्यादा हो जाएगी, तो भीड़ ज्यादा हो जाएगी तो फिर वो अस्थायी हो जाएगा। SO3H का साइज बड़ा होता है। अब SO3H ने क्या करा, इसकी ऑर्थो और पैरा वाली साइड को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ये ऑर्थो और पैरा वाली साइड को ब्लॉक कर दिया, दिख रहा है आपने, ऑर्थो पैरा को ब्लॉक कर दिया। अब इसकी अभिक्रिया आप कराओ सांद्र HNO3 के साथ मजे में। आप इसकी अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ कराओ मजे में। अब क्या होगा देखो, ये जो एक ऑर्थो वाली साइड बची हुई है उस पर लग जाएगा आपका NO2। उस पर क्या लग जाएगा दोस्त, NO2 लग जाएगा इस तरह से। लेकिन हमें तो ये चाहिए, ये थोड़ा ना चाहिए। बना सकते हैं, अरे सल्फोनिक अम्ल को तो अपन पानी डाल के गायब कर सकते हैं भाई। गर्म पानी डाल दो, गर्म पानी से नहला दो इसको गर्म पानी से नहला दो, जिसमें SO3H गायब हो जाएगा। गर्म पानी से नहला दोगे ना, जिसमें ही SO3H गायब हो जाएगा। यहां पे गर्म पानी डाल दो या फिर तनु H2SO4 डाल दो। अब क्या होगा दोस्त, यहां पर NO2 रह गया और SO3H गायब हो गया। अब आप इसमें वापस से सांद्र HNO3 डालो, लंबे समय के लिए छोड़ दो उसको। वापस से सांद्र HNO3 डालो, लंबे समय के लिए छोड़ दो। अब यहां पर क्या हो गया है, ध्यान से देखना। अब अगर ये फिनोल होता और फिनोल में सीधे आप सांद्र HNO3 डालते तो फिनोल का ऑक्सीकरण पहले होता, थोड़े बहुत पिक्रिक अम्ल बनने के चांसेस होते 2%, 98% से बात समझ में आ रही होगी। लेकिन अब ये फिनोल नहीं है, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है। एक NO2 लगा हुआ है, OH का लगता है +M, NO2 का लगता है -M। +M से इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा था, NO2 से घट रहा है, यानी कि बेंजीन से भी बेकार हालत है इसकी। अब इसका ऑक्सीकरण तो हो नहीं पाएगा, इसका ऑक्सीकरण तो हो नहीं पाएगा। लेकिन ये जो सांद्र HNO3 है इसको NO2+ देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा। तो भैया हम लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे। OH कैसा होता है, ऑर्थो पैरा निर्देशित, और NO2 है -M। -M कैसा होता है, मेटा निर्देशित। तो NO2 लग जाएगा, NO2 लग जाएगा। जब लंबे समय के लिए छोड़ देंगे तो यहां से आपको लगभग 100% पिक्रिक अम्ल मिल जाएगा। यह है दूसरा तरीका। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 से हमने जो SO3H लगाया है, SO3H ने क्या किया, ऑर्थो पैरा साइड को ब्लॉक कर दिया। क्या किया, ऑर्थो पैरा को ब्लॉक कर दिया। और ब्लॉक करने की वजह से सांद्र HNO3 के साथ केवल एक NO2 लगा, क्योंकि SO3H का भी तो -M लगता है ना, तो वहां पे भी ऑक्सीकरण तो हो नहीं पाएगा। तो इस तरह से हम यहां पर पिक्रिक अम्ल की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो फिनोल का मोनो नाइट्रेशन भी संभव है, एक बार नाइट्रेशन भी करा सकते हो तनु HNO3 के साथ। सांद्र HNO3 दिया हो तो ऑर्थो पैरा सब जगह पर आपका NO2 लग जाएगा। इतनी सी बात है, बात इतनी सी है, लंबे तरीके से इसलिए बताइए ताकि ध्यान रहे। बात कितनी सी है कि अगर तनु HNO3 दिया हो तो एक एक NO2 लगा दो और ये ऑर्थो पैरा निर्देशित होता है, और अगर सांद्र HNO3 दिया हो तो सभी जगह पे NO2 लगा दो, खत्म करो बात को। सभी जगह पे NO2 लगा दो, खत्म करो बात को। छापो उसको एक बार। अब भाई नोट कर लिया आप लोगों ने। तो कहने का मतलब ये है कि नाइट्रेशन अगर आपको कराना है तो आप कैसे कैसे करा सकते हो, आप मोनो करा सकते हो, लेकिन उसके लिए तनु HNO3 लेना पड़ेगा। अगर आपको ऑर्थो पैरा सब जगह पर लगाना है तो सांद्र HNO3 लेना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी दिक्कत है, तो रास्ता ये वाला अपनाना पड़ेगा। सीधी सी बात है भाई, ठीक है ना। तो दो तरीके से नाइट्रेशन हो सकता है, मोनो और सारी ऑर्थो पैरा सब भरी हुई वाला, ठीक है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो भाई। नेक्स्ट है हमारा, कितना क्या क्या पढ़ लिया अपन ने, फिनोल का नाइट्रेशन देखा है अपन ने ना, फिनोल का हैलोजिनीकरण, फिनोल का हैलोजिनीकरण, हैलोजिनीकरण मेनली यहाँ पे ब्रोमीन वाली अभिक्रिया पूछी जाती है आप लोगों से। यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया पूछी जाती है दोस्त, ब्रोमीन वाली। फिनोल का हैलोजिनीकरण जिसमें ब्रोमीन वाली आपसे पूछी जाएगी मेनली। तो अभिक्रिया क्या है मैं यहीं पे बता देता हूं आपको, दोनों की दोनों अलग अलग माध्यम में किस तरह से चलेगी। फिनोल की अभिक्रिया आप किसके साथ करा सकते हो दोस्त, यहां पर आप करा सकते हो
ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में और ब्रोमीन पानी में। अब पानी क्या है? ध्रुवीय प्रोटिक विलायक है। कार्बन डाइसल्फाइड क्या है? अध्रुवीय विलायक है। अध्रुवीय विलायक के केस में तो क्या बनेगा? ऑर्थो पैरा एक एक वाला, यहां पर OH, यहां पर भी R लग जाएगा, यहां पर OH, यहां पर भी R लग जाएगा पैरा पर। लेकिन जल के साथ आप देखोगे ना बेटा, तो जल के साथ आपको यहां पर भी Br मिलेगा, यहां पर भी Br मिलेगा और यहां पर भी Br मिलेगा। इसका नाम है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, और ये होता है सफेद रंग का अवक्षेप। ये कैसा होता है बेटा? सफेद अवक्षेप होता है। ये कैसा होता है? सफेद अवक्षेप होता है, सफेद रंग का अवक्षेप होता है। ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट यानी कि सफेद रंग का अवक्षेप होता है। ये क्या है आपका? ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल। और ये क्या है आपका बेटा? पैराब्रोमोफिनॉल। ये है आपका पैराब्रोमोफिनॉल। और मुख्य उत्पाद पैराब्रोमोफिनॉल होगा, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल कम बनेगा क्योंकि यहां पर विकर्षण कम है, यहां विकर्षण ज्यादा है। और ये आपका सफेद अवक्षेप है। ये आपका एक परीक्षण भी है कि भैया ये फिनॉल है कि नहीं है। फिनॉल में आप ब्रोमीन जल डाल दो तो अगर सफेद अवक्षेप बन जाए तो इसका मतलब वो फिनॉल है। एक टेस्ट ट्यूब ली, आपको बोला गया इसमें फिनॉल है कि नहीं है, आपने ब्रोमीन जल डाल दिया, उसमें Br2 इन जल डाल दिया, तो अगर सफेद अवक्षेप बन जाए तो इसका मतलब फिनॉल है। समझ गए आप? अगर सफेद अवक्षेप बन जाए तो फिनॉल है। ठीक है, पोज करके करना है ना, पोज करके। अगला देखो, फिनॉल की फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रियाएं, फिनॉल की फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रियाएं, फिनॉल की फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रियाएं। अब यहां रिएक्शन में दोनों संग संग ले रहा हूं, ठीक है ना। जैसा पढ़ रखा है, बस हमें देखना है कहां पर आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह जुड़ रहा है और कहां नहीं जुड़ रहा है। रिएक्शन आपको करानी है RX प्लस निर्जलीय कारक AlX3 हीट के साथ, RCOX और जलहीन या निर्जलीय कारक जो भी बोलना चाहो AlX3 हीट के साथ। ठीक है, यहां से जो आपका इलेक्ट्रॉन स्नेह समूह बनता है वो बनता है R प्लस, और यहां से क्या बनता है? RCO प्लस। क्या क्या उत्पाद बनेंगे दोस्त? ऑर्थो और पैरा वाले बनेंगे ना। एक बार तो ये ऑर्थो पे जाएगा और एक बार ये पैरा पे आ जाएगा, और यहां पर क्या होगा? फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। एक बार ये ऑर्थो पर आ जाएगा और एक बार ये पैरा पे आ जाएगा। कहां जाएगा? पैरा पे आ जाएगा। इस तरह से, इस तरह से पैरा पे आ जाएगा, ऑर्थो पे और पैरा पे आ जाएगा, ऑर्थो पे और पैरा पे आ जाएगा। ठीक है दोस्त, इस तरह से ऑर्थो पैरा। मेजर कौन सा बनेगा? पैरा वाले मेजर बनेंगे, ऑर्थो वाले माइनर बनेंगे, क्योंकि वहां तो विकर्षण है, वहां तो क्या है? विकर्षण है ना। नोट कर लो आप, वहां क्या है? विकर्षण है। चलें आगे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। ये अभी फिनॉल की सारी रासायनिक गुणधर्म खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पहले इतना पचाओ, है ना। इकट्ठे में अभी बहुत सारी अभिक्रिया लिख दूंगा, मजा नहीं आएगा, फिर मुझे पता है आप फैल जाओगे, ठीक है ना। इसलिए मैं फैलाना नहीं चाहता अभी। रायता नहीं फैलाएंगे बेटा, क्या नहीं फैलाएंगे? रायता नहीं फैलाएंगे। अभी बहुत सारी बची हुई है फिनॉल की, वो अगले टर्न पे लेंगे। लेकिन आज अपन वो वाले क्वेश्चन करेंगे, ए से बी, बी से सी, फिनॉल के निर्माण की विधि वाले, और जितनी फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म बने उनके हिसाब से अपन क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं अच्छे से, है ना। ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन, 3 मोल इसकी अभिक्रिया रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ करा लो ना। किसके साथ करा लो? रेड हॉट आयरन ट्यूब। और ईमानदारी से इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो, तब जाके मजा आएगा। ऐसे तो कोई मजा है भी नहीं,
ठीक है, ईमानदारी से इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे तो मजा आएगा, वरना नहीं आएगा। बात समझ गए आप? इसकी अभिक्रिया आप कराओ NaOH 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो यहाँ B बनेगा। और उसकी अभिक्रिया आप कराओ Br2 इन कार्बन डाइसल्फाइड और Br2 इन जल में, Br2 इन जल में, तो यहाँ से C बनेगा और यहाँ से D बनेगा। बात समझ गए? यहाँ से C, यहाँ से D बनेगा। और क्या करेंगे, और क्या करेंगे भैया? इस एक ही अभिक्रिया आप कराओ Br2 प्लस FeBr3 हीट के साथ, और यहाँ पर E बनाओ और वो मेजर बनाना, E जो बनाओ वो मेजर बनाना। समझ गए? इसकी अभिक्रिया आप कराओ HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 हीट के साथ, यहाँ बनेगा F, और F की अभिक्रिया आप कराओ LaH के साथ, तो बनेगा G, और उसकी अभिक्रिया आप कराओ SOCl2 हीट के साथ, बनेगा H। इसकी अभिक्रिया कराओ अल्कोहलिक KOH हीट के साथ, बनेगा I। उसकी अभिक्रिया कराओ आप H+ के साथ, बनेगा J, और J की अभिक्रिया आप कराओ A के साथ, J की अभिक्रिया आप कराओ A के साथ। ठीक है, K बन जाएगा। K बन जाएगा ना। फिर उसकी अभिक्रिया आप कराइए Br2HNu के साथ, और वो भी मोनो, K के बाद L बनेगा और वो बनेगा मुख्य मेजर, और उसकी अभिक्रिया फिर आप कराओ एक्वस KOH के साथ, KLM बनेगा, और फिर उसकी अभिक्रिया आप कराओ MnO2 के साथ, Mn बनेगा, और उसकी अभिक्रिया आप किससे कराओगे? कि वापस ये बन जाएगा। करो। आराम से तसल्ली से करो, कोई जल्दबाजी ना है ना, लेकिन ईमानदारी से क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसे 2-3 क्वेश्चन करेंगे आज। अरे तभी तो देखो पता चल लेना चाहिए ना कि कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पाप धोने की आवश्यकता है, वो पता चलना चाहिए ना, तभी तो मजा है। ऐसे तो फिर क्या ही मजा है बताओ। चलो सबसे पहले ए तो आपने बना लिया होगा, बहुत आसान था, बेंजीन। और NaOH के साथ 623 केल्विन 300 पे ये डाउस प्रोसेस, तो ये बना लिया होगा आपने फिनॉल, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आज ही पढ़ा है। ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड अभी पढ़ा के आया हूं आपको
कि यहाँ पर ब्रोमीन पैरा पे लग जाएगा मेजर के लिए। ब्रोमीन जल के साथ कराओगे तो यहाँ पर सारी ऑर्थो पैरा बढ़ जाएगी। अरे सारी ऑर्थो पैरा भर जाएगी, ऐसे करके सारी ऑर्थो पैरा बढ़ जाएगी। और बेंजीन की Br2 FeBr3 से कराओगे तो मेजर कौन सा बनेगा? अच्छा मेजर तो क्या, ये एक ही Br लगेगा, मेरे को लगा वो टोलुइन है तो एक ही बनेगा, है ना। मेजर कंफ्यूज में भी कंफ्यूज होने के लिए और आपको भी कंफ्यूज कर दिया, कोई दिक्कत। उसके बाद इधर चलेंगे, ये तो सॉल्व हो गया ना पूरा जखीरा। अब इधर चलते हैं पूरे जखीरे को सॉल्व करने। HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 कुचरोव अभिक्रिया मार्कोनिकोव के अनुसार अपने को कुछ नहीं करना है, एक तरफ OH एक तरफ H रख के चला व्यवस्था दिखा देना है। यहां से बनेगा HCOCH3। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उसको किस में बदल देगा? CH2OH CH3 में। SOCl2 किस में बदल देगा बताओ? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है? अल्डिहाइड को आप चेंज कर देता है। SOCl2 ये हाथ मुझे दे दे गब्बर, ये बदल देगा उसको CH2Cl और CH3 में। अल्कोहलिक QH हीट क्या करेगा? E2 ये अल्फा ये बीटा, बीटा से हाइड्रोजन अल्फा से हैलोजन, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2I। इस I पे H प्लस का मार्कोनिकोव के अनुसार योग करवाना है। ये पाइबंद इस H प्लस पे आक्रमण करेगा ना, क्या बनेगा? यहां बनेगा CH3 CH2 धनायन और A क्या है हमारा? बेंजीन। और बेंजीन पर ये इलेक्ट्रोफाइल प्रतिस्थापित हो जाएगा, ये बेंजीन पर ये इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापित हो जाएगा। प्रतिस्थापित हो जाएगा, हाइड्रोजन की जगह लग जाएगा K, क्या बन जाएगा दोस्त? K बन जाएगा CH2 CH3। भाई हमारा इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया ना, CH2 CH3। जहां आपको लगे ना कि यार ये मेरे से गलती होगी, वहीं पे रोक के और तुरंत शुरू से वापस सॉल्व करो। जहां से गलती हुई है वहां से वापस सॉल्व करना चालू करो, है ना। यही तरीका है, यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। और मैं तो ऐसे क्वेश्चन भर भर के कराऊंगा, आपकी इच्छा हो तो पढ़ो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पुराने पाप धोने हैं आपके, आपको बार बार एहसास दिलाते रहना ताकि आप रिवीजन करते चलो। बात समझ गए? Br2HNU मोनो के साथ कराओगे बेटा तो यहां पर मेजर उत्पाद जो बनेगा वो क्या बनेगा? CH, यहां Br और यहां पर CH3 बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद एक्वस QH से कराओगे तो यहां पर SN2 क्रियाविधि चलेगी और यहां पर क्या बन जाएगा दोस्त? CH और यहां OH और यहां CH3 आ जाएगा। अब ये बेंजाइलिक स्थिति पर आपका अल्कोहल लगा हुआ है, बेंजाइलिक स्थिति पे अल्कोहल है। MnO2 क्या करता है? अलाइलिक या बेंजाइलिक वाले का ऑक्सीकरण कर देता है। अगर 2 डिग्री वाला होता है तो उसको कीटोन में ले जाता है, इस तरह से कीटोन में ले गए। अब ये COCH3 जो है ये वापस CH2 CH3 में बदल जाए, ऐसा कुछ जुगाड़ करना है। ये जो कीटोन है वापस से CH2 CH3 में बदल जाए, ऐसा जुगाड़ करना है। दो जुगाड़ है अपने पास ऐसे सीधे हाइड्रोकार्बन बनाने के। एक तो क्लीमेंसन अपचयन है और दूसरा वुल्फिकेशनल अपचयन है, तो जो चाहे वो लगा लो। तो यहां पर आप क्या लगाओगे दोस्त? क्लीमेंसन अपचयन लगाओगे, मतलब वुल्फिकेशनल भी लगा सकते हो। तो क्लीमेंसन अपचयन के लिए जो आइटम होते हैं वो क्या होता है? जिंक Hg प्लस सांद्र HCl, या तो आप ये ले सकते हो, या फिर अगर आप वुल्फिकेशनल चलाना चाहते हो तो NH2 KOH हीट भी ले सकते हो ना, दोनों में से कुछ भी ले लो। ये ले लो चाहे ये ले लो, वो आपको सीधे यहाँ पे पहुंचा देगा, CO का अपचयन करके CH2 दे देगा। क्या बोलती पब्लिक? मजा आया कि नहीं आया? पब्लिक नहीं, पब्लिक मतलब अपना कनेक्शन है, अपन खुद पब्लिक है यार, अपन आम आदमी, अपन आम आदमी, तुम भी आम आदमी, अभी सब दोनों आम आदमी। एक दिन तुम बन जाओगे बड़े आदमी और हम तो वैसे ही रहेंगे आम आदमी, लेकिन तुम्हें बड़ा बनाने में पीछे हमारा साथ रहेगा, तो भैया हमारा भी तो फायदा ही है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में पुण्य तो कमा के निकल रहे हैं, समझ रहे हो? पुण्य तो कमा के निकल रहे हैं, किसी का भला करके निकल रहे हैं, ठीक है बेटा। छाप लो फटाफट, एक और क्वेश्चन देता हूं ऐसा कैसा। लिख लिया भैया? चलें आगे फिर। छाप लिया? कोई दिक्कत परेशानी चिड़चिड़ापन नहीं? चलो आगे बढ़ो, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। देखो इस तरह के क्वेश्चन से दिमाग खुलता है, दिमाग तेज चलता है, रिएक्शन याद होती है। यही तरीका है रिएक्शन को याद करने का, पुराने पाप धोने का, रिवीजन करने का। बात समझ गए? यही तरीका, और कोई तरीका ना है, ठीक है। आओ जरा खेलने जरा थोड़ा सा। इसकी रिएक्शन करानी है NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस A बनेगा। फिर उस A की रिएक्शन आप कराओ
ये सब पढ़ा रखा है, ये सब पढ़ा रखी है, हाइड्रोकार्बन में पढ़ा रखी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यही पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ा रखी है। फिर उसकी रिएक्शन आप कराइए। मेजर, फिर उसकी रिएक्शन आप कराइए। O2HNuD, फिर उसकी रिएक्शन आप कराइए। H3O प्लस E प्लस हीट भी ले लो, E और प्लस F है ना, E और F। E और F, और F की रिएक्शन जो है वो LH से कराइए तो G बनेगा, और जो G है जो G है वो किसके साथ सफेद अवक्षेप देगा 5 से 8 मिनट में। इससे आपको जानकारी मिलेगी कि F क्या है और E क्या है। E जो है उसकी अभिक्रिया आप कराइए जिंक हीट के साथ, Fg हो गया ना, H बनेगा, और H की अभिक्रिया आप लोग कराइए I मिलेगा, उसकी अभिक्रिया कराइए J मिलेगा, उसकी अभिक्रिया आप लोग कराइए J हो गया, K मिलेगा, और फिर क्या करेंगे, K की अभिक्रिया आप कराओ LH से, L मिलेगा, फिर L की अभिक्रिया आप कराओ MnO2 से, M मिलेगा, और फिर M की अभिक्रिया आप फिर से कराओ LH से, N मिलेगा, और N की अभिक्रिया आप कराओ PCl5 हीट से, O मिलेगा, अल्कोहलिक QH हीट से P मिलेगा, फिर करा दो HBr से Q मिलेगा, और अगर या चलो इसको HBr से Q मिलेगा, और HBr पेरोक्साइड से कराओ Q मिलेगा। और उसकी रिएक्शन अगर आप PCC से कराते हो PQR मिलेगा, फिर उसकी रिएक्शन अगर आप LH से कराते हो S मिलेगा, और
आपको LNS L और S में संबंध बताना है, और L और S में संबंध बताना। बहुत बड़ा हो गया, इसको आप सॉल्व करो, ज़्यादा फिर दिक्कत हो जाती है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं दे सकते ना, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ, कर लो आप। अभी तो मैं इसको और बड़ा कर सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ पहले ही हाइड्रोकार्बन। चलो पोज करके करना था, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले ए में क्या बनेगा आपका, बेंजीन डाइएजोनियम लवण बनेगा N2+। H2O के साथ कराओगे तो क्या बनेगा माय डियर, फिनॉल बन जाएगा। और H3PO2 के साथ कराओगे तो रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, H लगेगा। जो बच्चा यहाँ रुक गया वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। अगर यहां रुक गए थे, इसका पता नहीं था, तो अब सॉल्व कर लो। जैसे ही जहां रुक गए वहां से पोज करके फिर आगे का सॉल्व करो, समय लो, आगे का सॉल्व करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है अपने को, समय लो, आगे का सॉल्व करो। अब यहां पर ये Br दे रखा है, AlBr3 दे रखा है, तो पहला जो कार्ब धनायन बनेगा ना दोस्त, वो बनेगा ऐसा, लेकिन उसका पुनर्विन्यास भी होगा, वो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भी करेगा, तो वो हो जाएगा ऐसा। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद क्या करने के बाद, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद अब ये कार्ब धनायन इस बेंजीन पर जुड़ जाएगा। तो आपका जो C बनेगा वो क्या बनेगा, C बता रहा हूं मैं, C क्या बनेगा, वो बनेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, यानी कि क्यूमीन। मेजर बोला ना, क्यूमीन बन जाएगा। फिर उसकी अभिक्रिया O2S न्यू के साथ कराओगे तो आपको इस तरह का चित्र देखने को मिलेगा, यहां O और यहां H, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मध्यवर्ती। फिर H3O+ हीट या H+ हीट करोगे तो यहां से आपको फिनॉल मिलेगा और साथ में मिलेगा F मतलब एसीटोन। अब एसीटोन कौन सा है और फिनॉल कौन सा है, ये किस बात से पता चलेगा, आगे की अभिक्रियाओं से। भाई LH फिनॉल के साथ तो कर नहीं सकता, इसी के साथ कर सकता है, तो यहां से अल्कोहल देगा और अल्कोहल बनेगा तभी तो सफेद अवक्षेप आ पाएगा, क्योंकि फिनॉल के साथ तो सफेद अवक्षेप आएगा नहीं, वो तो देता ही नहीं है SN1 SN2। तो किसके साथ आएगा, लुकास अभिकर्मक के साथ, लुकास अभिकर्मक के साथ। और लुकास अभिकर्मक क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। लुकास अभिकर्मक क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस जलहीन ZnCl2। सफेद अवक्षेप 5 से 8 मिनट में, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल है। अब इसके बाद फिर नहीं होगा अगर आपको फिनॉल की जिंक हीट के साथ अभिक्रिया नहीं पता तो भाई ये मामला सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहां अगर ये चीज पता चल गई तो ये कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप यहां पर ये अभिक्रिया नहीं पता तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, और आपको पता चल गया होगा यार इसको कैसे पता चल रहा है, ये बातें हमारी, इसको कैसे पता चल रही है हमारी बातें। अरे भैया ये तो खेल है। फिनॉल जब जिंक हीट के साथ करेगा तो जिंक अपचायक होता है, तो ये बन जाएगा बेंजीन। और बेंजीन पर Br2 FeBr3 कराओगे तो ये अब कर लोगे आगे, अब तो दिक्कत ही नहीं है, ये ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। फिर MgBr, तो ये ग्रिग्नार्ड बन जाएगा PHMgBr, और PHMgBr बन गया तो साइनाइड के साथ ग्रिग्नार्ड के कितने भी मोल ले लो वो आपको कीटोन ही देगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये जो ऋणायन है वो यहां आक्रमण करेगा, ये बंध टूटेगा, और जल अपघटन होने के पश्चात आपको जो फाइनल उत्पाद मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक तरफ PH, एक तरफ CO और एक तरफ CH3 मिल जाएगा, इस तरह से। समझ गए आप। फिर LH के साथ आप अभिक्रिया कराओगे तो यहां मिलेगा आपको PH, CH, OH और यहां CH3, ये आपका L आ गया। MnO2 जो होता है वो अलाइलिक या बेंजाइलिक स्थिति पर ही ऑक्सीकरण करता है, तो यहां पर कर देगा, वापस से इसको किसी में बदल देगा, PH, CO, CH3 2 डिग्री वाला है। फिर LH क्या करेगा, वापस से इसका अपचयन करेगा, और अपचयन करने के बाद यहां OH और यहां CH3 आ जाएगा। जो K है, सॉरी जो L है वही N है। PCl5 जो SOCl2 करता था, शोले मूवी ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे गब्बर, तो PH, CH यहां लग जाएगा, Cl यहां लग जाएगा, CH3। फिर यहां पर देखो दोस्त, ये कार्बन है अल्फा, ये कार्बन है बीटा, अल्फा से वो और बीटा से वो, मतलब अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, तो यहां से क्या बन जाएगा, PH, CH द्विबंध CH2। फिर इस पे HBr पर ऑक्साइड लगाओगे, एंटी मार्कोनिकोव लगेगा, बोलो
HBr पेरोक्साइड लगाओगे एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। अब बताओ H कहाँ जुड़ेगा और Br कहाँ जुड़ेगा, CH2 यहाँ Br आ जाएगा ना, मार्कोनिकॉफ होता तो यहाँ Br आता, वहां पे आ जाएगा, सॉरी। फिर PCC, ओ भाई यहाँ मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, यहाँ लास्ट में मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, एक स्टेप कम दे दिया आपको, इसको थोड़ा सा अपन करेक्ट कर लेते हैं, इतना सा चलता है, देखो हो जाता है, एक स्टेप कम दे दी है। तो आप यहाँ पर क्या करिए, ये जो Q है इसको ऐसे बना लीजिए, इस Q से आई एम सॉरी है ना, आई एम सॉरी हो जाता है बेटा, हाथों हाथ क्वेश्चन बनाया हुआ है। Q से आपका बनेगा Q डैश, और Q डैश के बाद PCC डलेगा, मतलब है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा यहाँ से चेंज कर लेते हैं बेटा, ये QRS चेंज कर लेते हैं ना, यहाँ पर आप इसकी अभिक्रिया एक्वस QH के साथ कराओ, R बनेगा, फिर PCC के साथ कराओ, S बनेगा, और फिर उसके साथ कराओ क्या दिया था अंत में, LH दिया था तो T बनाओ, है ना। और अब आप यहाँ पर भी चेंज करो थोड़ा सा, यहाँ पर आपको किस में बताना है, L एवं T में संबंध बताना है, L एवं T में संबंध बताना है। थोड़ा सा यहाँ से रिवाइज कर लो क्वेश्चन को, हो जाता है बेटा यार, देखो समझ रहे हो ना, अरे यार समझ रहे हो ना, थोड़ा सा हो जाता है यार, समझ रहे हो ना। अब भाई मैं कोई रट के थोड़ा ना आया हूँ, चलाता गया, अब एक ठीक है, एंड में जाके अच्छा हो, बीच में कहीं कुछ ना बिगड़ा, एंड में जाके बिगड़ा, चलो कर लो, माफ़ी क्षमा, आपकी कॉपी गंदी होगी है, कोई बात नहीं बेटा यार, इतना तो यार आप इतने करते हो गलतियाँ, मैं कुछ कहता हूँ या नहीं कहता ना, अब इतना सा तो यार आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी चिड़चिड़ापन नहीं। चलो आप लोगों ने ये कर लिया होगा, PHCH2CH2Br एक्वस QH, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, फिर PHCH2CH2OH बन जाएगा। फिर इसकी PCC के साथ अभिक्रिया कराओगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा ना, और फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराओगे तो ये बन जाएगा PHCH2CH2OH बन जाएगा, ठीक है, T आ जाएगा। अब आप देखो L कहाँ है, ये रहा L और ये रहा T, L और T में क्या संबंध आ रहा है, L और T में क्या संबंध आ रहा है, देखना जरा, L और T में क्या संबंध आ रहा है, क्या ये स्थिति समावेवी है, हाँ, तो L और T क्या है, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है, क्या है बेटा, पोजीशन आइसोमर है। अरे ये 1,1 है, वो 1,2 है, ठीक है ना, पोजीशन आइसोमर है। नोट कर लो आप इसको अच्छे से, फटाफट से नोट कर लो इसको, ठीक है, पूरा सॉल्व कर दिया ना मैंने, हाँ, कुछ बचा तो नहीं है, नोट कर लो, ठीक है। तो आज अपना लेक्चर अपन यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में आपको और फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म में बता दूंगा। थोड़ी सी आज तबीयत ढीली थी, आप समझ सकते हो, हर दिन एक जैसा नहीं होता ना, लेकिन एनर्जी कम नहीं थी, ऊर्जा कम नहीं थी, ये ध्यान रखना। तो आज अपन लोगों ने फिनॉल के निर्माण की विधि देखी, 8-9 तरीके की विधि बता दी मैंने आपको। उसके अलावा अपन ने फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म में ज़्यादा कुछ नहीं देखा, एक तो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति देखी और फिनॉल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखी, जिसमें नाइट्रेशन 2 प्रकार से हो सकता है, सारी ऑर्थो पैरा भर जाए या ऑर्थो या पैरा ही भरे, या फिर आपका हेलोजिनीकरण देखा, तो हेलोजिनीकरण में आप 2 तरीके से कर सकते हो, ऑर्थो पैरा, और अगर ध्रुवीय प्रोटेक में दिया तो सारे ऑर्थो पैरा बढ़ जाए। फिडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन देखी, और उसके बाद A से B वाले सवाल किया, और कुछ तो किया नहीं। अगली क्लास बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेगी फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म के लिए, फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म और चौड़ में पढ़ेंगे, खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, क्लास छोटी ली है मैंने आज, तो इसका फ़ायदा उठाएं, रिवीजन करें, प्रॉपर तरीके से पुराने पाप धो लें, ठीक है। जनरली आप देख पा रहे होंगे मैं कौन सी अभिक्रियाएं चुनता हूँ, E2 वाली चुनता हूँ, SN2 चुनता हूँ, ठीक है।
पुराने पाप आपके धोने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप प्लीज थोड़ा सा फोकस होके, समझ गए। और बाकी आपने इतनी बढ़िया से क्लास ली है तो आपके लिए कुछ तो बनता है। हाँ, ये सुनो आप ध्यान से, मतलब ये उधार उधार वाली बात है। कल एक दोस्त ने मुझसे 1,00,000 रुपए उधार मांगे, समझ रहे हो तुम, 1,00,000 रुपए उधार मांगे मेरे से, 1,00,000 रुपए, 1,00,000, 1,00,000, एक के पीछे 5 जीरो, समझ रहे, 1,00,000 रुपए उधार मांगे। मैंने कहा रुपए तो नहीं है, पर तूने मुझे इस लायक समझा, इसके लिए धन्यवाद। इतना काबिल तो ना हूं मैं, लेकिन ठीक है, तूने लायक समझा वही सही है, ठीक है। एक और सुनना, एक बहुत गहरा है, एक बहुत गहरा है, खास तौर पर उन लड़कों के लिए जो लड़कियों की इज्जत नहीं करते, है ना। सुनो ध्यान से, लड़कियों की इज्जत किया करो पगलो, लड़कियों की इज्जत किया करो पगलो। इनके टूटे हुए बाल भी 2,000 रुपए किलो बिकते हैं। इनके टूटे बाल भी 2,000 रुपए किलो बिकते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं और आगे के फिनोल के रासायनिक गुणधर्म पढ़ते हैं। धन्यवाद।